नेक्स्ट जो इस चैप्टर से आता है अबाउट दैट इज़ अबाउट द गॉल ब्लैडर एंड बिलियरी ट्रैक्ट की जो पैथोलॉजी होती है उसको हमने डिस्कस करना है। उससे पहले हम थोड़ी सी एनाटमी डिस्कस कर लेते हैं कि दिस इज़ एक्चुअली द लिवर, और ये आपको पता है कि ये एक्चुअली गॉल ब्लैडर है जो यहाँ पे कट के होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारा बिलियरी सिस्टम होता है, किससे बनता है उसको हम देख लेते हैं कि सबसे पहले वी हैव द राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये दोनों मिलती है तो कॉमन हेपेटिक डक्ट बनती है। कॉमन हेपेटिक डक्ट जो होती है ये सिस्टिक डक्ट के साथ मिलती है और बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जो होती है वो पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलती है और ड्यूडिनम के सेकंड पोर्शन में ओपन हो जाता है। तो अब ये जो बिलियरी सिस्टम होता है पूरा, ये एक्चुअली दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। इंट्रा हेपेटिक होता है जो लिवर के अंदर होता है, और एक्स्ट्रा हेपेटिक होता है जो लिवर के बाहर होता है। ठीक है, दो हमारे बिलियरी सिस्टम्स होते हैं, इंट्रा हेपेटिक और एक्स्ट्रा हेपेटिक। ठीक है, अब इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो लिवर होता है वो एक्चुअली यहाँ पे बाइल की प्रोडक्शन हो रही होती है, और जो बाइल होता है ना वो गॉल ब्लैडर में थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाता है, और फिर बाइल जो है वो यहाँ पे रिलीज़ होता है। जो भी हमने खाना खाया होता है फैटी फूड, उसको इमल्सिफाई करता है, छोटे पीसेस में डिवाइड करता है ताकि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट करें और हमारी फूड की डाइजेशन हो। ठीक है, जब वो अपना काम कर लेता है तो फिर क्या होता है कि आगे जाके बाइल की यहाँ पे रिसाइकलिंग हो जाती है और वो यहाँ पे आ जाता है। नॉर्मली ये सारा सिस्टम चल रहा होता है। अब जो हमारा बाइल होता है उसकी क्या कॉम्पोजिशन होती है, वी हैव द फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उसके अंदर, मोस्टली जो लेसिथिन होता है। इसके अलावा प्रोटीन्स होती हैं, बिलीरुबिन होता है बाइल के अंदर, वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, बाइल एसिड्स और बाइल सॉल्ट्स होते हैं। सबसे ज़्यादा बाइल एसिड्स और बाइल सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, अब ये देखें कि हमारे जो ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना और ये बाइल सॉल्ट्स होते हैं, ये बाइल की सॉल्युबिलिटी करवाते हैं। किसकी सॉल्युबिलिटी करवाते हैं? कोलेस्ट्रॉल की सॉल्युबिलिटी करवाते हैं, और हमारी बिलीरुबिन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है किसकी वजह से? फॉस्फोलिपिड्स और बाइल सॉल्ट्स की। किसके अंदर? वाटर के अंदर। पानी के अंदर जब हम कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो अंदर सॉल्युबल हो जाए तो ऐसे अंदर उसकी कॉम्पोजिशन होमोजेनस हो जाती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उसमें सुपर सैचुरेशन हो जाए किसी चीज़ की, फॉर एग्जांपल कि पानी के अंदर कोलेस्ट्रॉल हम बहुत ज़्यादा हो जाए ना, तो उसकी वजह से स्टोन्स बन सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, या ये हो सकता है कि फॉस्फोलिपिड्स जिन्होंने और बाइल सॉल्ट्स जिन्होंने एक्चुअली सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करवानी थी वो अगर ख़त्म हो जाएँ तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे स्टोन्स बन सकते हैं। तो ये एक मेजर चीज़ होती है जो हम आगे देखेंगे कि जब हमारे फॉस्फोलिपिड्स नहीं होंगे, बाइल सॉल्ट्स नहीं होंगे, तो सॉल्युबिलिटी जो है कोलेस्ट्रॉल की और बिलीरुबिन की डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और या फिर ये कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बन रहा है या बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा बन रहा है जिसकी वजह से स्टोन्स बन जाएंगे। तो दो तरह से स्टोन्स बन सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन के स्टोन्स बनेंगे। ठीक है, क्यों? ना तो उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बॉडी में, बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा है, या फिर फॉस्फोलिपिड्स और बाइल सॉल्ट्स नहीं है जिन्होंने उनकी सॉल्युबिलिटी करवानी थी। तो यही हम चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले वी हैव द टॉपिक बिलियरी एट्रीजिया। बिलियरी एट्रीजिया के नाम से आपको पता चल रहा है कि ल्यूमेन जो है ना वो नहीं होगा। जो हमारा एक्स्ट्रा हेपेटिक हमने पढ़ा ना, ये वाला सारा जो बिलियरी सिस्टम है, ये जो है ना इसकी एट्रीजिया हुआ होता है, उसको हम कहते हैं बिलियरी एट्रीजिया। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा बिलियरी एट्रीजिया की बच्चे के अंदर बिलियरी एट्रीजिया है, मींस दैट ये कॉन्जेनिटली भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि बाय बर्थ ही जो है हमारी जो एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री थी वो बना ही नहीं था, उसकी ल्यूमेन जो है वो खुली नहीं थी, ल्यूमेन फॉर्मेशन ही नहीं हुई। तो ये फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ लाइफ में क्या होता है, उसकी वजह से बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, तो बिलियरी एट्रीजिया जो है ये बच्चों में भी हो सकता है, हमारे अंदर भी अगर उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाए तो मतलब कि अर्ली डिस्ट्रक्शन उसकी हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ लाइफ के अंदर बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी और उसकी वजह से जॉन्डिस होगा और सिरोसिस हो जाएगी। ये देखें, अगर हमारे आगे से ये डक्टी ब्लॉक है, ठीक है, तो सारा बिलियरी फ्लो प्रॉपर नहीं होगा ना, सारा पीछे की तरफ जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट जो है उसकी लिवर की सिरोसिस हो जाएगी बैक प्रेशर की वजह से। ठीक है, या ये हो सकता है कि पेशेंट को जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज वो बिलीरुबिन आगे फ्लो करके हमारे यूरिन वगैरह में रिलीज़ होना था, उसके बैलेंस को मेंटेन करना था। अब वो पीछे जाता जाएगा तो उसकी वजह से जब कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाएगा हमारी ब्लड में, क्योंकि लिवर से तो लिवर के आगे प्रॉब्लम है ना, लिवर ने तो कॉन्जुगेट करना होता है बिलीरुबिन को। अब वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है ब्लड में ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से जॉन्डिस हो जाएगा। ये था बिलियरी एट्रीजिया। ठीक है, फिर आता है बिलियरी गॉल स्टोन।
बिलियरी गॉल स्टोन्स कह रही हूँ, गॉल स्टोन्स जो एक्चुअली कॉलीलिथिएसिस इसका दूसरा नाम होता है। कि आपको गॉल स्टोन्स नज़र आ रहे हैं, सारे इस तरह से बने होते हैं। अब ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, राउंड स्टोन्स होते हैं, सॉलिड राउंड स्टोन्स होते हैं गॉल ब्लैडर में, इनको कहते हैं दीज आर द गॉल स्टोन्स। ठीक है, अब ये क्यों बनते हैं, या तो कोलेस्ट्रोल हो सकते हैं, कोलेस्ट्रोल के गॉल स्टोन्स हो सकते हैं, या ये बिलीरुबिन के गॉल स्टोन्स हो सकते हैं। कोलेस्ट्रोल के जो गॉल स्टोन्स होते हैं आपको किस कलर के नज़र आ रहे हैं, ये आपको येलो कलर के नज़र आ रहे हैं। जो बिलीरुबिन के गॉल स्टोन ये नज़र आ रहे हैं आपको गॉल स्टोन्स, ये ब्लैक कलर के पिगमेंटेड गॉल स्टोन्स भी हम इनको कहते हैं। ठीक है, अब जो कोलेस्ट्रोल के गॉल स्टोन्स होंगे वो क्यों बनेंगे, कोलेस्ट्रोल अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, और ये क्यों बनेंगे जब बिलीरुबिन बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कोलेस्ट्रोल के गॉल स्टोन तब होंगे या तो कोलेस्ट्रोल ज़्यादा हो जाएगा या बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के सेम अगर हम करें कॉमन कॉज वो ये हो सकता है कि पेशेंट के अंदर फॉस्फोलिपिड्स की डेफिशिएंसी है, या पेशेंट के अंदर जो है बाइल सॉल्ट्स की डेफिशिएंसी है, जिन्होंने इनको सॉल्युबल करवाना था। ठीक है, तो ये हमने कॉज शुरू में ही देख लिया था। तो इनकी इनकी कॉज क्यों होती है, या तो जो है बहुत ज़्यादा सुपर सैचुरेशन हो जाए कोलेस्ट्रॉल या बिलिरुबिन की, या फॉस्फोलिपिड्स और बाइल एसिड की डिक्रीज़ हो जाए, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी उसके अंदर। और तीसरा ये कि बाइल के अंदर, ठीक है, और तीसरा कि उनकी स्टेसिस, वहाँ पे स्टेसिस हो जाए किसी भी तरह से। स्टेसिस जब भी होती है तो वहाँ पे ऑब्वियसली आगे मूव नहीं कर पाएगा, वहाँ पे बिलिरुबिन बैक्टीरिया वगैरह आ जाएंगे, तो वहाँ पे रुकने की वजह से गॉल स्टोन्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 तरह से बन सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो कोलेस्ट्रोल गॉल स्टोन्स होते हैं ना, वो हमें एक्सरे में कैसे नज़र आते हैं। तो एक्सरे में देखें आपको कुछ नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो इट मीन्स कि इतने लाइट से होते हैं कि इसके अंदर एक्सरे जो है वो पास कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोलेस्ट्रोल के गॉल स्टोन्स हमें विजिबल नहीं होते एक्सरे में। लेकिन अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट के बन जाएँ तो फिर हमें विजिबल हो सकते हैं 10% केसेस में। तो ये जो विजिबल नहीं होते ना, इसको हम कहते हैं रेडियो ल्यूसेंट। ठीक है, रेडियो ल्यूसेंट होते हैं। उसके बाद कौन से कॉजेज़ होते हैं कोलेस्ट्रोल ज़्यादा होने के, ये हो सकता है कि हम कोलेस्ट्रोल जो है वो डाइट में बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हो। ईस्ट्रोजन जो होता है ये एक्चुअली आपका लीड करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रोल। ठीक है, ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाए तो ईस्ट्रोजन जो है वो अगर ज़्यादा होता है, जिसमें फॉर एग्जांपल फीमेल्स में जो है कोलेस्ट्रॉल के गॉल स्टोन ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा फीमेल्स अगर प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें ज़्यादा होता है, स्टेसिस वगैरह की वजह से। बर्थ कंट्रोल पिल्स जो ईस्ट्रोजन कंटेनिंग होते हैं उसकी वजह से हो सकते हैं, या ओबेसिटी की वजह से हो सकता है। ओबेसिटी में कोलेस्ट्रोल जो है वो बॉडी का ज़्यादा होगा तो कोलेस्ट्रोल्स बन जाएंगे। या ये कि जेनेटिक एसोसिएशन होती है, ये जो अमेरिकन होते हैं ना मोस्टली, ईस्ट जो वेस्ट रीजन के होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। इसके अलावा क्रोहन्स डिजीज़ या सिरहोसिस ऑफ द लिवर, ये होता है क्रोहन्स डिजीज़ में कि मैंने आपको बताया रिसाइकिल होना होता है ना, हमारे बाइल्स ने जो है टर्मिनल इलियम से जाके उसने रिसाइकिल होना होता है। तो अगर क्रोहन्स डिजीज़ होगी तो वो टर्मिनल इलियम पे ही ज़्यादा होती है, और वो जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है वो प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्टोन्स बन जाते हैं। ठीक है, अब ये है कि जो है ना सिरहोसिस की वजह से भी होगा। सिरहोसिस की वजह से मतलब ये होगा ना कि लिवर सिरहोसिस हो गई है, तो वो जो प्रॉपर एक बाइल की प्रोडक्शन है वो नहीं होगी ना, तो उसकी वजह से ये स्टोन्स बन जाएंगे। तो ये सारे कॉसेस हैं कोलेस्ट्रोल गॉल स्टोन्स के। उसके बाद हम बिलिरुबिन की गॉल स्टोन्स की बात करते हैं, तो ये आपको नज़र आते हैं, मतलब ये इतने डेंस होते हैं ना कि ये रेडियो डेंस होते हैं, मतलब कि इसमें से जो है ना वो रेडिएशन जो है एक्सरे पास नहीं कर सकता, तो इस वजह से आपको ये विजिबल होते हैं। तो ये पिगमेंटेड गॉल स्टोन्स जो होते हैं ये आपको रेडियो जो है ओपेक बनते हैं, इनको हम कहते हैं रेडियो ओपेक होते हैं ये। ठीक है, ब्लैक कलर के आपको ये नज़र आते हैं मोस्टली। ठीक है, अब इनके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है कि बिलीरुबिन किस तरह से ज़्यादा होता है बॉडी में, जब एक्स्ट्रा वैस्कुलर हिमोलिसिस स्टार्ट हो जाए, स्प्लीन लिवर मैक्रोफेजेस वगैरह ब्लड आरबीसीज को तोड़ना शुरू कर दें। और आपको पता है आरबीसीज जब टूटते हैं तो उसमें से क्या क्या निकलता है, आरबीसीज जो होते हैं वो उनमें से हीमोग्लोबिन निकलती है, और हीमोग्लोबिन जो होती है वो किससे बनी होती है, हीमोग्लोबिन बनी होती है प्रोटोपोरफायरिन होती है। ठीक है, प्रोटोपोरफायरिन होती है। हीमोग्लोबिन किससे बनी होती है, हीम से बनी होती है और ग्लोबिन से बनी होती है। ठीक है, हीम और ग्लोबिन, तो हीम जो होती है वो एक्चुअली आपकी आयरन होती है, वो रिसाइकल हो जाती है। ग्लोबिन तो वैसे ही आपकी बन गई और वो भी दोबारा बनाने में यूज़ होती है। प्रोटोपोरफायरिन से एक्चुअली क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है ना वो बनता है। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है लिवर में जाता है और वहाँ से वो कॉन्जुगेटेड होता है, और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो बाइल में चला जाता है। ठीक है, यही होता है ना नॉर्मली।
अब होगा क्या कि जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस होगी तो ये प्रोटोपोरफायरिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो एक्चुअली बिलीरुबिन जो है रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा अनकॉन्जुगेटेड, और वो लिवर में जाएगा। और क्या होगा, लिवर में जाएगा तो वहाँ से जो है वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, बाइल में बहुत ज़्यादा बिलीरुबिन आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो नॉर्मल इसकी सैचुरेशन होनी थी वो सुपर सैचुरेशन हो जाएगी, तो उसकी वजह से ये स्टोन्स बन जाएंगे। नॉर्मल सी इसकी कहानी होती है। दूसरी कहानी ये होती है कि इसमें ना इसमें कुछ इन्फेक्शंस की हिस्ट्री होती है पेशेंट की, कि पेशेंट को इन्फेक्शन था बिलियरी ट्रैक्ट का। कौन से ऑर्गेनिजम्स थे, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है राउंड वर्म, ठीक है, जिसको आप कहते हो एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स। ये जो बिलियरी ट्रैक्ट का अगर इन्फेक्शन कर दें, जैसे ये भी आपको नज़र आ रहा है, या ये आपको जो है लिवर फ्लूक्स होते हैं, इनको हम कहते हैं क्लोनॉर्किस सीनेसेंस, ठीक है। ये दोनों जब इनकी इन्फ्लेमेशन लिवर में हुई होती है ना, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि गॉल स्टोन्स बन जाते हैं, ठीक है। इनका जो डिटेल्ड है वो हम ना बुक से देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं गॉल स्टोन्स की, वो क्या हो सकती हैं कि ये मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ठीक है। मोस्टली तो वैसे एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, पेशेंट को पता नहीं चलता, लेकिन ज़्यादातर जो कंप्लेन आती है पेशेंट की वो क्या आती है, बिलियरी कॉलिक। पता है, जब किसी को पता चले ना मुझे गॉल स्टोन्स हैं, तो उसको बिलियरी कॉलिक पेन स्टार्ट हो जाती है। ये जो राइट अपर क्वाड्रेंट यहाँ पे करके ना एपिगैस्ट्रिक पेन स्टार्ट हो जाती है, बिलियरी कॉलिक इधर करके पेन स्टार्ट हो जाती है, इसको कहते हैं बिलियरी कॉलिक, ठीक है। तो ये होगा तो फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा कि पेन के साथ, या फिर ये हो सकता है कि गॉल ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, या ये हो सकता है कि जो बाइल डक्ट्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए। बाइल डक्ट की इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं कोलिंजाइटिस, ठीक है। और या तो गॉल ब्लैडर की अपनी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी स्टोन्स की वजह से, उसको कहेंगे कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है। कोलिसिस्टाइटिस इज़ फॉर द गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन, और कोलिंजाइटिस जो है ना ये उसकी जो बाइल डक्ट्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। और फिर ये हो सकता है कि वहाँ पे जो है ना गॉल स्टोन इलियस हो जाए, मतलब कि गॉल स्टोन जो है वो फिस्टुला बना के इलियस के साथ इस तरह से लिंक हो जाए, वो हम आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो बुक से देख ले इसको। बिलियरी एट्रीजा क्या होता है, फेलियर टू फॉर्म द, मतलब ये क्या होता है, एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री नहीं बनता, मोस्टली फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ लाइफ में होता है, ये फर्स्ट 2 मंथ्स है, ठीक है, 2 मंथ्स ऑफ लाइफ है। इसके अलावा जॉन्डिस और सिरोसिस हो जाएगा। गॉल स्टोन्स क्या होते हैं, ये सॉलिड राउंड स्टोन्स होते हैं गॉल ब्लैडर के। ये फॉर्मेशन क्यों होती है, या तो कोलेस्ट्रॉल की प्रेसिपिटेशन होगी या बिलीरुबिन की, जिसकी वजह से या तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बन सकते हैं या बिलीरुबिन स्टोन्स बन सकते हैं। या क्या कॉज होते हैं, या तो कोलेस्ट्रॉल बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा हो जाए, या ये हो कि फॉस्फोलिपिड जो बाइलेसर ना हो, या कि स्टेसिस हो जाए। कोलेस्ट्रॉल स्टोन येलो कलर के होते हैं, मोस्ट कॉमन होते हैं, दिस कैन बी योर एमसीक्यू। वेस्ट में ज़्यादा कॉमन होते हैं, रेडियोलूसेंट होते हैं, दिस कैन बी योर एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट है। और कौन से इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एज के साथ साथ ईस्ट्रोजन, फीमेल जेंडर, ओबेसिटी, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और ये जो है ये फाइब्रेट है, इसका नाम है क्लोफाइब्रेट, ठीक है, ये होता है। इसके अलावा अमेरिकन एथनिसिटी होती है क्रॉन्स डिजीज़ और सिरोसिस, ठीक है। ये आपको गॉल स्टोन्स दिखाए हुए हैं, ये एक्यूट पेंक्रेटाइटिस दिखाया हुआ है, गॉल स्टोन्स दिखाए हुए हैं कोलेस्ट्रॉल के क्योंकि येलो कलर के हैं, और बिलीरुबिन है क्योंकि ब्लैक कलर के हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमने देखा कि जो बिलीरुबिन स्टोन्स होते हैं ये पिगमेंटेड होते हैं, इनके अंदर बिलीरुबिन होता है, रेडियो ओपेक होते हैं एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस की वजह से, या ये बिली ट्रैक्ट की इन्फेक्शन इकोलाई एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स और क्लोनॉर्किस सेनेसेंस की वजह से बनते हैं, ठीक है। सेनेसेंस कैरियो सीनेंसिस, ठीक है। स्कैरिस लम्ब्रिकॉइड जो है ये कॉमन राउंड वर्म होता है जो 25% वर्ल्ड पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है, ज़्यादातर उन एरियाज़ में जिसमें पुअर सैनिटेशन होती है, फीको ओरल ट्रांसमिशन होती है इसकी, और ये बिलियरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, और वहाँ पे गॉल स्टोन्स का रिस्क ज़्यादा कर देता है। क्लोनॉर्किस जो सिनेंसिस होता है चाइना में ज़्यादा कॉमन होता है, कोरिया में और वियतनाम में कॉमन होता है, इसको हम चाइनीज़ लिवर फ्लूक भी कहते हैं। और ये जो है बिलियरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, वहाँ पे गॉल स्टोन्स का रिस्क ज़्यादा कर देता है, कोलिंजाइटिस करता है, और कार्सिनोमा का रिस्क ज़्यादा कर देता है। गॉल स्टोन ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अभी हम बात आगे भी देखते हैं, हमने डिस्कस भी कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी कॉम्प्लिकेशन हम देखते हैं दैट इज़ बिलियरी कॉलिक। जो मैंने आपको बताया इसमें बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाती है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होती है, वेक्सिंग एंड वेटिंग, ठीक है, ज़्यादा ऐसे कम वैक्स ऐसे मतलब होती है, कांस्टेंट एक मतलब कांस्टेंट नहीं होती, लेकिन ज़्यादा कम ऐसे होती है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि जो स्टोन इधर फंसा होता है ना सिस्टिक डक्ट में, ये आपको सिस्टिक डक्ट नज़र आ रही है, इसमें स्टोन फंसा होता है, तो ये वैसे कंट्रैक्ट करेगा इस तरह करके, गॉल ब्लैडर कंट्रैक्ट करेगा अगेंस्ट द स्टोन, तो उसको आगे पुश करने की कोशिश करेगा, ठीक है, उसकी वजह से ये पेन होती है। किसी तरह ये आगे की तरफ चला जाए, जैसे ये स्टोन वहाँ से हिल जाता है ना, तो पेन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फिर ये होता है कि इसकी वजह से एक्यूट पेंक्रेटाइटिस भी हो सकता है,
क्योंकि पैंक्रियाज इसके पास ही है, और जॉन्डिस भी हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्फीयर बिलियरी मीन्स के बाइली डक्ट्स में होगा, और कॉलिक मीन्स के बहुत ज़्यादा जो है स्फीयर एब्डोमिनल पेन होगी। फिर होते हैं नेक्स्ट हमारे पास एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है गॉल ब्लैडर की, एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है। इसमें होता क्या है, जो सिस्टिक डक्ट होती है ना, ये आपको सिस्टिक डक्ट नज़र आ रही है, इसमें जो है ना गॉल स्टोन फंस जाता है, ठीक है। सिस्टिक डक्ट में गॉल स्टोन की फंसने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये स्टोन वहाँ पे फंसा होता है ना, तो इर्द गिर्द जो वेजल्स होती हैं उनके ऊपर प्रेशर का इस्कीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे इसके अलावा जो है प्रेशर इस्कीमिया होगा और बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ हो जाएगी, वहाँ पे ई कोलाई ग्रो करना शुरू हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर पेशेंट जो है वो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के साथ आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि उसको राइट स्कैपुला पे पेन हो रही होगी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में राइट अपर स्कैपुलर पेन हो रही होती है। इसके साथ साथ पेशेंट वॉमिटिंग के साथ आएगा, फीवर के साथ आएगा, और अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज़्यादा हुआ होता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्यों ज़्यादा हुआ होता है, इस वजह से ज़्यादा हुआ होता है क्योंकि जो एपिथेलियम होती है ना गॉल ब्लैडर की, उसके अंदर ना अल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है। तो जब भी गॉल ब्लैडर की वहाँ पे उसके सेल्स जो हैं वो डैमेज होंगे, तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज होगा वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी सीरम में, तो उसकी वजह से जो है ना अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज़्यादा होता है। तो ये आपने देखा है कि कौन से फीचर्स जो है डिफ़र कर रहे हैं। अगर ये रप्चर हो जाता है गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो ये हो सकता है रप्चर, ठीक है। उस पर क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस है, ये क्यों होता है, क्योंकि एक्यूट सॉलिड कोलिसिस्टाइटिस को हम ट्रीट नहीं करते, उसकी वजह से हो जाता है। केमिकल इरिटेशन होती रहती है गॉल स्टोन्स की वजह से, और फिर जो है क्या होता है, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस हो जाता है, ठीक है। अब जो क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस होगा ना, इसमें तो हमेशा जब भी क्रोनिक स्टेज होगी तो फाइब्रोसिस होगी, उसी की वजह से प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पे इन्होंने जो एक चीज़ बताई हुई है वो बताई हुई है रोकीटेंस्की एशकोफ साइनस, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी होती है ना म्यूकोजा, ठीक है, ये आपको पता है एपिथेलियम होती है, फिर लैमिना प्रोप्रिया होता है, एडवेंटिशिया मस्कुलर लेयर, ये सारी होती है नॉर्मल गॉल ब्लैडर में। अब होगा क्या कि जो गॉल ब्लैडर की म्यूकोजा होती है ना, ये मस्कुलर वॉल में चली जाती है, जैसा कि आपको नज़र आ रही है, इधर भी उन्होंने दिखाया हुआ है यहाँ पे। इसको हम कहते हैं रोकीटेंस्की एशकोफ साइनस, ठीक है। ये हमारे पास नज़र आता है आपको जो है इस तरह से। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि फाइब्रोसिस की वजह से गॉल ब्लैडर जो है वो श्रंकन हो जाता है, ठीक है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से हार्ड हो जाता है, फाइब्रोसिस की वजह से, ठीक है, और श्रंकन हो जाता है, इस डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हो जाती है। तो इस तरह का ये गॉल ब्लैडर बन जाता है, इसको हम कहते हैं पोर्सलीन गॉल ब्लैडर, ठीक है। पोर्सलीन गॉल ब्लैडर, पोर्सलीन का मतलब यही होता है कोई जी वाइट सी चीज़ होती है जिसे हम जो है कोई बर्तन वगैरह भी बनाते होते हैं, तो ये वाइट कैल्सिफिकेशन होती है, इस वजह से इसको पोर्सलीन गॉल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैंसर का रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि ऐसे गॉल ब्लैडर को हम निकाल दें, कोलिसिस्टेक्टमी कर दें, और ख़ास तौर पे जब पोर्सलिन गॉल ब्लैडर प्रेजेंट हो। उसके बाद ये है कि असेंडिंग जो है ना कोलेंजाइटिस, इसमें क्या होता है, जो बाइल डक्ट्स होती है ना उनकी इन्फ्लेमेशन होती है। कोलिसिस्टाइटिस में क्या था कि गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो रही थी, यहाँ पे बाइल डक्ट्स की इन्फ्लेमेशन होगी, उसको हम कहेंगे असेंडिंग कोलेंजाइटिस, ठीक है। तो इसमें कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, ग्राम नेगेटिव एंटेरिक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, उनका असेंडिंग इन्फेक्शन होता है। क्योंकि असेंडिंग इसलिए कहते हैं ना कि क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमारे इंटेरिक ट्रैक में होते हैं, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, तो वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे आके इन्फ्लेमेशन कर देते हैं बाइल डक्ट की वजह से, को कहते हैं असेंडिंग कोलेंजाइटिस, ठीक है। पेशेंट जो है फीवर और चिल्स के साथ प्रेजेंट करता है, एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट करता है, और ये है कि इसमें जो स्टोन्स जो है ना बनने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बिलियरी डक्ट्स के अंदर, इसकी वजह से, ठीक है। फिर आता है गॉल स्टोन इलियस, ये क्या होता है कि इसमें जो गॉल स्टोन होता है ना वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है और वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देता है, ठीक है। और होता क्या है कि जो फिस्टुला बन जाता है, हमारी जो गॉल स्टोन होती है और जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसके दरम्यान में एक फिस्टुला बन जाता है, इसको हम कहते हैं दैट इज़ एक्चुअली फिस्टुला फॉर्मेशन बिटवीन द गॉल ब्लैडर एंड स्मॉल बाउल। इसको हम क्या कहते हैं, गॉल स्टोन इलियस, ठीक है, जिसमें गॉल इलियम के नाम से पता चल रहा है कि अब ये जो है ना इलियम के अंदर चला जाएगा, स्मॉल बाउल के अंदर चला जाएगा गॉल स्टोन, और वहाँ पे जाके ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, गॉलस्टोन कार्सिनोमा। गॉलस्टोन कार्सिनोमा जो होता है इसमें एक्चुअली होता है कौन सा कार्सिनोमा है, एडिनो कार्सिनोमा होता है, ठीक है। एडिनो कार्सिनोमा रिलेटेड टू ग्लैंडुलर एपिथेलियम की वजह से राइज करेगा, तो एडिनो कार्सिनोमा होता है इसमें से। और गॉलस्टोन जो होते हैं ये मेजर रिस्क फैक्टर होते हैं, अगर किसी के अंदर गॉलस्टोन होंगे तो वहाँ पे कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा वो जो कि पोर्सलिन गॉल ब्लैडर होता है, पोर्सलिन गॉल ब्लैडर मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि क्रोनिक अगर इन्फ्लेमेशन गॉल ब्लैडर की हो तो वहाँ पे क्या होता है, फाइब्रोसिस कैल्सिफिकेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसमें बहुत
इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो मैं आपको बुक से बता देती हूँ। तो बिलियरी कॉलिक भी मैंने आपको बता दिया कि कॉर्डन पेन होगी, वैक्सिंग एंड वेनिंग, क्योंकि कंट्रैक्ट कर रहा होगा उस स्टोन को आगे पास करने के लिए। अब जब सिम्टम रिलीव हो जाएंगे स्टोन आगे चले जाएगा। कॉमन क्या है, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, इसकी वजह से क्या है, एक्यूट पेंक्रेटाइटिस और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है। फिर एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस के बारे में यही है कि गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, स्टोन जो होगा वो वहाँ पे डायलेशन करेगा, प्रेशर इस्कीमिया और बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी। राइट अपर कॉर्डन पेन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, राइट स्टेपुला में पेन होगी, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, WBCs राइज होंगे, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज राइज होगा, रिस्क ऑफ रप्चर हो सकता है। अच्छा, उसके बाद क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि ये कि एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस की वजह से होता है, और ये कि रॉकी टंस की एस्क ऑफ साइनस आपने देख लेना है इसमें से, और पोर्सलिन गाल ब्लडर, ये इसकी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, उसके बाद ये है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि यहाँ पे ना राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होती है खाने के बाद। ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर में ये आपको यहाँ पे भी दिखाए हुए हैं कि ये जो म्यूकोसा होती है ये जब सब मस्कुलरिस प्रॉपर में आ जाती है तो इसको हम रॉकी टेंस की एस्क ऑफ साइनस कहते हैं। और ये आपको पोर्सलिन गॉल ब्लैडर दिखाया हुआ है यहाँ पे करके। ठीक है, जो एक्चुअली फाइब्रोसिस की वजह से बन गया हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है और इसको हमने रिमूव करना होता है। फिर असेंडिंग कोलिंजाइटिस है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं और वहाँ पे फीवर, चिल्स और जॉन्डिस और इस तरह की सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। स्टोन्स का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। गॉल स्टोन इलियस हमने पढ़ा कि इसमें स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाती है। और ब्लैडर कार्सिनोमा का ये है कि डीनो कार्सिनोमा होता है मोस्टली, और गॉल स्टोन इसका रिस्क फैक्टर होता है। पोर्सलिन गॉल ब्लैडर के रिस्क की वजह से ये बन जाता है। और इसमें क्या होता है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर हमें हमें बूढ़ी औरत मिल रही है ना, बूढ़ी औरत हमारे पास आ रही है और पहली दफ़ा उसको कोलिसिस्टाइटिस हुआ है, ठीक है, तो उसको हमने जो है ना प्रेजेंट करना है, उसको हमने मस्ट रूल आउट करना है कि इसके अंदर कैंसर तो नहीं है। ठीक है, तो ये हमने ज़रूर चेक करना होता है। और इसके अलावा मतलब पहले उसको कभी भी कोलिसिस्टाइटिस नहीं हुआ, पहली दफ़ा हुआ है, तो इसको हमने रूल आउट करना होता है। पुअर प्रोग्नोसिस होता है इसका। नेक्स्ट टाइम डिवर करते हैं।